क्लास 10th ज्योग्राफी 7 चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स। ह्यूमन इंसान, सेटलमेंट बसेरा। बसेरा ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो सेटलमेंट का पैटर्न है उस पर एग्जाम्पल यहाँ दिया है। यहाँ पे 2 इमेजेस है, सैटेलाइट से लिए हुए इमेजेस है। ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन जो बसा हुआ है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, उसके ऊपर ये इमेजेस है। तो जूम करके देखते हैं, क्योंकि इमेजेस बहुत डार्क और ब्लर है। टेक्स्ट बुक में जो इमेजेस दिए हैं डार्क और ब्लर है, तो जूम करने पर वी कैन सी समथिंग क्लियर। तो इसको थोड़ा जूम कर लिया है मैंने। अच्छा, यहाँ पे कुछ जैसे रिवर या डैम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, और ये सब ह्यूमन सेटलमेंट है, इंसानों की बस्ती जो बसी हुई है। ठीक है, इंसानों का बसेरा है। तो दिखाई दे रहा है कि कुछ रिवर या डैम के आसपास लोगों का ज़्यादा बसेरा है। ऑलराइट, देखो मोस्टली ऐसी होता है जहाँ पे वाटर फैसिलिटी अच्छी हो और जहाँ पे दूसरी सारी एमिनिटीज़ यानी फैसिलिटीज़ अच्छी हो, वहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। वहाँ पे इसको न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन कहते हैं या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट भी कहते हैं। सेकेंड इमेज में यॉल कैन सी, थोड़ा इसको भी जूम कर लेता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखो जगह के नाम दिए हुए हैं और दूर दूर दिए हुए हैं। जगहों के नाम थोड़े थोड़े गैप से दिए, मतलब ये एक एक बस्ती या एक एक, यू कैन सी, बस्ती मीन्स सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स के नाम थोड़े थोड़े दूरी पर दिए हैं। ठीक है, तो ये एक एक जैसे गांव है या फिर यू कैन से स्मॉल टाउन है, छोटे छोटे टाउन्स के नाम है लेकिन दूर दूर है। और ये कुछ ऐसा है जैसे सिटी है, एक ही सिटी है, इसके अंदर छोटे छोटे तो नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर इट्स नॉट अ सिटी दिखाई पड़ रहा है, नाम लिखा है दूर दूर, थोड़ा क्लियर नहीं है, रीडेबल भी नहीं है, नाम बहुत बहुत डार्क है और ब्लर इमेज है, बट सेटलमेंट दूर दूर दिया है। तो ये ऐसा सेटलमेंट मोस्टली डेजर्ट एरिया में या फॉरेस्ट एरिया में, रिमोट एरिया में पाया जाता है। रिमोट मतलब पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड। यहाँ पे कुछ जंगल जैसा नज़र आ रहा है, समथिंग लाइक फॉरेस्ट, और ये पूरा डेजर्ट जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको डिस्पर्स सेटलमेंट कहते हैं या स्कैटर्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड मतलब दूर दूर फैला हुआ है। इंसानों का बसेरा दूर दूर है, दूर दूर बसेरा है। ठीक है, और इसको रिमोट एरिया उसको कहते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ इम्प्रॉपर हो, जहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ इम्प्रॉपर हो या नहीं हो, तो वहाँ पे ऐसे टाइप का डिस्पर्स यानी स्पैर। ठीक है, स्कैटर्ड सेटलमेंट पाया जाता है या डिस्पर्स सेटलमेंट। और कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे फैसिलिटीज़ जैसे कि वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़, ये सब अच्छी पाई जाती हो, तो वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट यानी सिटी, शहर जैसा सेटलमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अर्बन एरिया मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ पे वाटर की, और फिर जो जहाँ पे वाटर और ये सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ स्कूल फैसिलिटीज़ और सारी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल रहती है। सो लेट्स डू विद द क्वेश्चन आंसर। आगे आंसर क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। स्टडी द 2 टाइप ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया गिवन इन द फिगर 7.1a एंड 7.2b। ठीक है, 2 फिगर है, 7.1a, 7.1b होगा, मे बी 2b गलती से लिखा है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और आंसर करना है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई, स्पेलिंग रॉन्ग है, चेक कर लीजिएगा, TI होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट, कौन से टाइप के सेटलमेंट है पहचानो। तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है, दिस इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड दिस इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड है। न्यूक्लिएटेड इसको क्यों न्यूक्लिएट कहते हैं? क्योंकि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। देखो सेल के बारे में पढ़ा है, सेल या एटम्स के बारे में पढ़ा है हमने। एटम्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है और सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उसका पूरा मास न्यूक्लियस में होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट, न्यूक्लियस। ठीक है, ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी पूरा पॉपुलेशन जो है, जो ह्यूमन का सेटलमेंट है, वो एक जगह पे गुच्छा है, एक जगह पे जमा है। इसके लिए इसको न्यूक्लिएटेड या कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट बोल सकते हैं। इट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। और ये उसका विरुद्ध, उसका उल्टा,
यहाँ पे दूर दूर एक जगह पे क्लस्टर नहीं है, मतलब एक जगह पे गैदरिंग नहीं है, एक जगह पे जमा नहीं है, यहाँ पे फैला हुआ है ह्यूमन सेटलमेंट। इसके लिए इसको डिस्पर्स सेटलमेंट कहते हैं, स्कैटर्ड सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया हमने। 7.1 न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, 7.1 भी डिस्पर्स सेटलमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, विच वन इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, वाई? तो 7.1 न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। क्यों इसको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोल रहे हैं? बिकॉज ह्यूमन सेटलमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, या गैदर्ड। गैदर्ड लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड लिख सकते हो, ठीक है, मतलब एक जगह पे जमा है। हिंदी में बोले तो एक जगह पे सारे ह्यूमन सेटलमेंट एक जगह पे जमा है, या एक जगह पे उनकी मात्रा ज्यादा है, डेंस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, विच वन इज डिस्पर्स सेटलमेंट, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? इसमें से कौन सा डिस्पर्स्ड है? तो 7.1 भी इज डिस्पर्स सेटलमेंट, 7.1 पे डिस्पर्स्ड है। इसके पीछे की वजह सिर्फ क्या होगी? इसके पीछे की वजह फैसिलिटीज है, ठीक है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब फैसिलिटीज की कमी होना, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्यों है? तो यहाँ पे रीजन दिख रहा है डैम और समथिंग, डैम और रिवर है, फॉर बिकॉज ऑफ विच सेटलमेंट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। देखो इसके आंसर्स आगे भी है। नेक्स्ट, कैन यू गेस इन विच रीजन आर दिस सेटलमेंट लोकेटेड इन इंडिया? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के कौन से रीजन में ऐसे सेटलमेंट पाए जाएंगे? तो ये वाला तो सिटीज, अर्बन एरियाज, इसका आंसर क्लियर है। अर्बन एरियाज में ऐसा सेटलमेंट पाया जाता है, अर्बन एरियाज में, ठीक है। और ये वाला रिमोट एरिया में, रिमोट एरिया, डेजर्ट एरिया, डेजर्ट और रिमोट एरिया में, जो बैकवर्ड एरिया में ऐसा सेटलमेंट पाया जाता है। इसके अलावा डेजर्ट एरिया में भी ऐसा ही सेटलमेंट पाया जाता है। तो दिस इज फॉर अर्बन एरिया एंड दिस इज रिमोट एरिया, और यू कैन राइट डेजर्ट एरिया। सो ये तीनों, ये चारों आंसर का, क्वेश्चन का आंसर आई गेव यू ऑल। देखो सेकेंड वाला आंसर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट 7.1 है। वाई? तो आप इसमें ये भी रीजन डाल सकते हो, बिकॉज ऑफ गुड फैसिलिटीज ऑफ वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड, ठीक है, या बिकॉज ऑफ गुड फैसिलिटीज ऑफ वाटर सप्लाई एंड अदर एमिनिटीज, या अदर फैसिलिटीज भी लिख सकते हो। देखो एमिनिटीज क्या है यहाँ पे दिया है, ठीक है, लेकिन ये बोर्ड से रेड्यूस कर दिया गया, बट डोंट वरी, मैं ये डिस्कस करूंगा। एमिनिटीज मीन्स फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब ये जो ऊपर कुछ क्वेश्चंस हुए ना, उसके आंसर्स यहां भी हमें मिलेंगे। इन इंडिया वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न given the varieties of climate factor, availability of water, slope of land and level of development। देखो अलग अलग टाइप का सेटलमेंट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में, हमारे देश में हमें अलग अलग प्रकार का सेटलमेंट पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे देश में जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, जो वातावरण, जो मौसम है, मौसम की जो वैरायटीज है उसकी वजह से, पानी की जो सुविधा है उसकी वजह से, स्लोप ऑफ लैंड, जमीन की ढलान की वजह से, एंड और डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल हो, जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल हो वहाँ पॉपुलेशन, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट न्यूक्लिएटेड मिलेगा। जहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी हो वहाँ पे पॉपुलेशन न्यूक्लिएटेड मिलेगा। जहाँ पे स्लोप वाली लैंड हो, ठीक है, मतलब खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती हो, वहाँ पे भी पॉपुलेशन अच्छा खासा मिलेगा। एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और जो एरिया डेवलप कर रहा है, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अच्छा हो वहाँ पे भी पॉपुलेशन न्यूक्लिएटेड मिलेगा। इसका विरुद्ध, इसका उल्टा, ठीक है, इसका अपोजिट, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर फेवरेबल ना हो तो पॉपुलेशन स्कैटर्ड मिलेगा। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो तो पॉपुलेशन, तो ह्यूमन सेटलमेंट स्कैटर्ड मिलेगा। फर्टाइल लैंड या फिर डेवलपमेंट नहीं हो तो भी ह्यूमन सेटलमेंट स्कैटर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आगे वही लिखा है, देख लेते हैं। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटो रीजन ऑफ नर्मदा वैली, पैडी लैंड्स इन बिहार, यूपी, विंध्यान प्लेटो एंड सेवरल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहाँ पाया जाता है? नर्मदा वैली में, ठीक है,
नर्मदा नदी का नाम है, नर्मदा की खाड़ी में जहाँ पे खेती अच्छी होती हो। पैडी लैंड्स ऑफ बिहार, बिहार की जो पैडी लैंड्स है, ठीक है, ग्रास पैडी वगैरह ग्रास की जो लैंड्स है वहाँ पर भी यूपी में डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन पाया जाता है, मतलब डेंस ह्यूमन सेटलमेंट। फिर विंध्यान प्लेटो में और कुछ और जहाँ पे कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर वगैरह अच्छा होता है, वहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पाया जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हो अर्बन एरियाज, अर्बन डेवलप एरियाज जैसे सिटीज। ऑलराइट, सो सिटीज में भी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पाया जाता है। On the other hand, dispersed settlements are found in tribal parts covering central part of India, eastern and southern Rajasthan, Himalayan slope and land with dissected and uneven topography. इसके अलावा dispersed population, dispersed settlement, सॉरी गलती से मैं settlement को population बोल रहा हूँ। population मतलब आबादी, settlement मतलब बसेरा, तो डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है, जहां मैंने गलती से पॉपुलेशन बोला है वहां सेटलमेंट है, थोड़ा ध्यान दो। इसके उल्टा, मतलब इसका उल्टा जो है डिस्पर्स सेटलमेंट कहां पाया जाएगा? देखो, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का अपोजिट डिस्पर्स सेटलमेंट, ये कहां पाया जाता है? ट्राइबल पार्ट्स में, मतलब जो बैकवर्ड पार्ट्स है, जो डेवलप पार्ट्स नहीं है वहां पर, ठीक है। और वो कहाँ है? इंडिया के सेंट्रल पार्ट्स में, ईस्टर्न और साउथर्न राजस्थान में, राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट में बहुत कम सेटलमेंट, ह्यूमन देखो सेटलमेंट आबादी के हिसाब से ही है, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है वहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट कम है वहाँ आबादी कम है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ईस्टर्न और साउथर्न राजस्थान में भी ह्यूमन सेटलमेंट कम पाया जाता है। इसके अलावा हिमालय की स्लोप और लैंड में, ठीक है, सेटलमेंट कम पाया जाता है। देखो हिमालय में तो वैसे जो आधा जो स्लोप और लैंड्स है बहुत सारी वो बर्फ से ढकी रहती है। एज अ रिजल्ट वहाँ पे कल्टीवेशन और दूसरे, मतलब वहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी हार्ड होती है, इसके लिए भी वहाँ पे सेटलमेंट कम पाया जाता है। इसके अलावा वो एरिया, मतलब वो एरिया में वो बॉर्डर एरिया है जिसको लेकर नेबरिंग कंट्री बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एज अ रिजल्ट उसके लिए भी वहाँ पे सेटलमेंट कम पाया जाता है। और डाइसेक्टेड लैंड्स में, डाइसेक्टेड मतलब डिवाइडेड, जो बड़े बड़े प्लेटोज या माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में ऐसे बड़े बड़े वैलीज या गैप होते हैं, ठीक है, तो उसको डाइसेक्टेड लैंड होते हैं। डाइसेक्टेड का मतलब डिवाइडेड, जहाँ पे ज़मीन बड़े बड़े हिस्सों टुकड़ों में फटी हुई हो। अनइवन टोपोग्राफी, अनइवन मतलब नॉट प्रॉपर, टोपोग्राफी लैंड स्ट्रक्चर, लैंड फॉर्म, और जहाँ पे लैंड फॉर्म प्रॉपर न हो, अनइवन हो, तो ये सब जगहों पर डिस्पर्स सेटलमेंट पाया जाता है। और इन सारी जगहों पर जहाँ पे अच्छी वाटर से फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुए, ठीक है, जहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा पाया जाता है, वहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पाया जाता है। तो गिव रीजन में आए, कहीं पे भी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से रिलेटेड गिव रीजन या डिस्पर्स सेटलमेंट से रिलेटेड गिव रीजन, डिस्टिंग्विश, सारे पॉइंट्स यहाँ से ले सकते हैं। एक बार समझ गया तो नेक्स्ट, दिस पार्ट इज ओमिटेड, बट मैं मेरे हिसाब से शॉर्ट में डिस्कस कर लूँगा ताकि समझ लें, ठीक है। एमिनिटीज़ किसको कहते हैं? मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है इसका, भले से बोर्ड एग्जाम में ना पूछे बट अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। एमिनिटीज़ मतलब फैसिलिटीज़, हिंदी में बोले तो सुविधाएं। गांव में कौन कौन सी सुविधाएं रहती है और शहर में, सिटीज़, ये अर्बन है, ये रिमोट एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया। पेट्रोल पंप गांव में कम पाए जाते हैं, ठीक है, शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। थिएटर गांव में कम पाए जाते हैं, शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। वीकली मार्केट गांव में कम पाए जाते हैं, शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हाँ, ये गांव में भी पाया जाता है और शहरों में भी। शहरों में तो प्राइमरी कम ही रहता है, सेकेंडरी ज़्यादा रहता है, बट प्राइमरी बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब लो लेवल पे जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स है, एक्सेट्रा। पुलिस आउटस्पॉट गांव में कम पाया जाता है, शहरों में जगह जगह पर यू विल गेट अ स्मॉल पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी मिलेगी। आर्ट गैलरी गांव में हार्डली पाई जाती है बट शहरों में बहुत पाई जाती है। ग्राम पंचायत गांव में पाई जाती है, शहरों में बिल्कुल नहीं। ग्राम पंचायत शहरों में बहुत कम, गांव में ज़्यादा पाई जाती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, APMC, ये गांव में पाई जाती है। एग्रीकल्चर से जो मार्केट
जो किसान अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं वो मार्केट, ठीक है, शहरों में हार्डली होती है, कम होती है। प्राइमरी स्कूल्स गांव में भी बहुत पाई जाती है, गांव में बहुत नहीं, मतलब गांव में ज़्यादा ठीक पाई जाती है और शहरों में भी पाई जाती है। सीनियर स्कूल गांव में कम पाई जाती है बट शहरों में पाई जाती है। कॉलेज गांव में बहुत कम पाए जाते हैं बट शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं। शॉप्स दुकानें गांव में कम, शहरों में ज़्यादा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गांव में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ठीक है, बट शहरों में मिलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, मेट्रो स्टेशन गांव में हार्डली पाए जाते हैं, शहरों में बहुत पाए जाते हैं। बस स्टेशन हाँ गांव में होते हैं, शहरों में भी होते हैं, कम होते हैं गांव में एज कम्पेयर टू सिटी, बट शहरों में दोनों जगह मिलते हैं। यूनिवर्सिटीज गांव में नहीं पाई जाती बट शहरों में पाई जाती है। तो यू ऑल कैन सी दिस राइट मार्क, ये सब सिटीज में ज्यादा रहती है, ठीक है, और गांव में रॉन्ग मार्क ज्यादा है। दिस मीन्स शहरों में, सिटीज में न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड, और विलेजेस में डिस्पर्स्ड, ठीक है, शहरों में न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन, सिटीज में, विलेजेस में डिस्पर्स पॉपुलेशन, शहरों में न्यूक्लिएटेड, विलेजेस में डिस्पर्स्ड। और फॉर अंडरस्टैंडिंग है वो, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज इन फिगर 7.2a एंड बी यू कैन सी द इमेजेस ऑफ टू। अच्छा, ये पर्सनली करने के लिए कहा गया है, दो इमेजेस दिए हैं, जैसे इंडिया पर दो इमेजेस है वैसे ब्राज़ील पे भी दो इमेजेस है, बस इतना फर्क है यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। 7.2a फिगर जो है वो अमेजॉन रिवर का बोला जा रहा है और ये सिटी का नाम है साओ पॉलो, ठीक है। तो अमेजॉन रिवर बेसिन नाम दिया, ये अमेजॉन रिवर बेसिन है, नदी बह रही है, ये पूरा जंगल एरिया है पूरा, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्पर्स्ड है, ठीक है। पानी तो यहाँ पे भरपूर है बट ये यहाँ पे जो क्लाइमेटिक फेवरेबिलिटी नहीं है, यहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, क्योंकि बारिश उस लेवल तक पहुँच जाती है कि बाढ़ में, मतलब पूरा एरिया वाटर सबमर्ज हो जाता है, पानी में डूब जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग रेनी सीजन कुछ ज़्यादा ही बारिश होती है, एज अ रिजल्ट ये एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट्स डिस्पर्स्ड है क्योंकि क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, और ये कोस्टल एरिया है ब्राज़ील का, ठीक है, साओ दिया नाम, ठीक है। ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे बहुत क्राउड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ है, सेटलमेंट यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट डेंस है, यानी न्यूक्लिएटेड है, ऑलराइट। सो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एज अ रिजल्ट ये एरिया बहुत ज़्यादा घना है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट न्यूक्लिएटेड है और यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट डिस्पर्स्ड है, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है और यहाँ पे सरवाइव करना चैलेंज है, यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ईजी है, ऑलराइट। सो लेट्स सी, तो ये इधर एक क्वेश्चन दिया है, उसके ऊपर डिस्कस करो, तो आई हैव डन इट, ऑलराइट। नेक्स्ट, geographical explanation. The earlier settlement in Brazil were formed by the settlers from Europe, mainly in the coastal areas. तो यूरोप से जो सेटलर्स आए थे वो ब्राज़ील के कोस्टल एरिया में बस गए, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट से जो ब्रिटिश, फ्रांस, इटाली, जर्मनी से लोग आए थे वो यहाँ पर बस गए हैं। ब्राज़ील अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। नाउ द सेटलमेंट हैव डेवलप एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड, और अभी ये सेटलमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया और बहुत घना यहाँ पे आबादी है, यहाँ की आबादी बहुत घनी है। द मेजर रीजन ऑफ डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। क्या वजह है, मतलब यहाँ इतना फास्ट डेवलपमेंट हुआ है, इसकी क्या वजह है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो द कोस्टल, देखो कोस्टल एरिया में ये सिटी पाई जाती है साओ पॉलो, ठीक है, ये कोस्टल एरिया में पाई जाती है। कोस्टल मतलब समुद्री तट, ऑलराइट, समुद्री किनारा। तो ब्राज़ील का जो समुद्री किनारा है, मैप में दिखाऊं मैं आपको, लेट्स सी इन द मैप। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन, ये सिटी का नाम है जिसका वहाँ पे इमेज दिया है। फिर यहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंस है और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हाई है, न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हाई लेवल पे न्यूक्लिएटेड है। फिर ये उससे थोड़ा कम है, और जैसा जैसा हम लोग सेंट्रल, देखो यहाँ पे सेटलमेंट बहुत कम है,
यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक्सेट्रा। सो हम लोग ये ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पेज। नेक्स्ट, although the coastal climate is hot and humid and flat land is limited due to rugged topography, the region has a good water supply and a large range of natural resources। ठीक है, देखो इस एरिया में वैसे तो क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है, ठीक है, टेम्परेचर हाई रहता है, क्लाइमेट गर्म और हॉट एंड ह्यूमिड है, और ज़मीन भी वहाँ की फ्लैट है, ठीक है, और रज्ड है। रज्ड टोपोग्राफी मतलब अनइवन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी भी इतनी अच्छी अप डाउन है, मतलब अच्छी लैंड नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत अच्छी है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पाया जाता है, ठीक है। ये दो वजह है जिसकी वजह से ये कोस्टल एरिया, जैसे एग्जाम्पल दिया है साओ पॉलो, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हाई है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा सेटल्ड है। साओ पॉलो हैज़ एक्सटेंसिव एरिया अंडर रिच सॉइल विच मेक्स इट आइडल फॉर ग्रोइंग कॉफी। तो यहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पर कॉफ़ी, खास करके कॉफ़ी बहुत ग्रो होती है, मतलब यहाँ की जो मिट्टी है वो उसको खास ये एरिया की साओ पोलो, ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी की उत्पाद बोलते हैं ना, ग्रोथ, ठीक है, कॉफ़ी बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉफ़ी ग्रो होती है। It also has a large supply of natural mineral close by such as iron ore and it also has a steady energy supply। और यहाँ पे आयरन ओर भी बहुत पाया जाता है, जो एक मिनरल आयरन ओर आयरन का सोर्स है समझ लो, ठीक है, और यहाँ पर वो बहुत अच्छी तादाद में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेडी कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई है। द साउथ ईस्टर्न एरिया हैज़ अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। दिस मेक्स द साओ पोलो एरिया अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, और इसकी वजह से साओ पोलो एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। नेक्स्ट, रूरल एरियाज सच एज द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड सफर्स फ्रॉम एक्सटेंसिव ड्रॉज विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड हेंस सेटलमेंट आर स्पेयर ईयर, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट में जो रूरल एरिया, जो हाईलैंड्स है नॉर्थ ईस्ट में, देखो मैप में ये नॉर्थ ईस्ट का रूरल एरिया, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। यहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता है, पानी की कमी रहती है, इसकी वजह से यहाँ खेती वगैरह में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए ये एरिया डिस्पर्स सेटलमेंट वाला है। ये नॉर्थ ईस्ट का ब्राज़ील का एरिया है। यहाँ पे ये एरिया, यहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पे बहुत कम होता है। ऑलराइट, तो यही दिया इसके बारे में। रूरल मतलब बैकवर्ड areas such as northeast highlands suffer from extreme drought which makes it difficult for practicing agriculture। extreme drought मतलब बहुत ज़्यादा सूखा, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ एग्रीकल्चर करना भी बहुत मुश्किल है। एंड हेंस ह्यूमन सेटलमेंट आर स्पैरियर, इसके लिए यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट डिस्पर्स्ड है, ठीक है, स्कैटर्ड है। स्पैर मतलब फैला हुआ है, कम है। सेटलमेंट बिकम स्पैर एज वी मूव इन टूवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील, और जैसे जैसे हम लोग सेंट्रल पार्ट में जाएंगे सेटलमेंट कमी है, ठीक है, सेटलमेंट डिस्पर्स्ड है, स्पैर है। जैसे जैसे हम लोग सेंट्रल पार्ट में जाएंगे, ये सेंट्रल पार्ट है, तो यहाँ पे भी सेटलमेंट कमी है, मतलब सेटलमेंट कम है, और उसकी वजह नीचे दी है। क्या है वजह, लेट्स सी। उसका रीजन है, देयर आर सम रीजन गिवन ओवर हियर। एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। जो सेंट्रल पार्ट में, एक तो यहाँ तो सूखा है इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में, और सेंट्रल पार्ट में जाएंगे तो घने जंगल है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, घने जंगल है, बहुत घने जंगल है। द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्थी एंड अनफिट फॉर सेटलमेंट। यहाँ का जो मौसम है वो ह्यूमन के बसेरे के लिए अनफिट है, ठीक है, और अनहेल्थी भी है। अनहेल्थी मीन्स उसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, सेहत, वहाँ पे सेहत अच्छी नहीं बनेगी, सेहत खराब हो जाएगी। लिमिटेशन ऑन यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पे वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने पर पाबंदी लगी है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने पर पाबंदी लगा दी है।
पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक इन द रीजन, इसके अलावा वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत लो लेवल का, यानी बहुत कम है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड, रेलवे एक्सेट्रा ये सब फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एयरपोर्ट्स नहीं होंगे, रोड रेलवेज नहीं होगा, पोर्ट्स नहीं होंगे, उसकी वजह से भी वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कम है। तो ये 4 वजह है। देर आर 4 रीजन। आंसर में आ सकता है कि सेंट्रल पार्ट में, ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में पॉपुलेशन क्यों कम है, उसके 4 रीजन दिए यहाँ पे, 4 रीजन्स। और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ब्राज़ील के सेटलमेंट क्यों कम है, ठीक है, उसका रीजन यहाँ पे दिया है। ऑलराइट, ब्राज़ील के हाईलैंड में सेटलमेंट कम है, गिव रीजन में पूछ सकता है, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड में ब्राज़ील के सेटलमेंट डिस्पर्स्ड है, स्पैर है, वाई, तो ये रीजन लिखना है। और ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में सेटलमेंट स्पैर है, उसका रीजन यहाँ लिखना है, ठीक है, रीजन यहाँ दिया है, ये 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरे एक मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, मतलब थोड़ा स्लो, फास्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब 2 टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ का ग्रास्पिंग पावर फास्ट होता है, ग्रास्पिंग पावर मीन्स समझने की क्षमता, कुछ की समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो एक बार में समझ जाते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा सा स्लो होते हैं, उनको 2 बार में समझ में आता है। कुछ बहुत स्लो होते हैं, उनको 3 से 4 बार में समझ में आता है। तो मैं मीडियम पेस से चल रहा हूँ, मीडियम स्पीड से, ताकि हर टाइप के बच्चे के लिए सुविधा हो। ऑलराइट, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में जो शहर डेवलपमेंट हुआ, मतलब जो सिटी, अर्बन मतलब शहर बनना, ठीक है, तो सिटीज जो इंडिया में फॉर्म हुई उसके बारे में। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। तो ये अर्बनाइजेशन समझने के लिए क्या है, टोटल पॉपुलेशन से अर्बन पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ा या कम हुआ। सो लेट्स सी, यहाँ पे ग्राफ दिया है, ग्राफ से समझना है। 1961 में इंडिया का अर्बनाइजेशन 18% था, ठीक है। देखो, अर्बन पॉपुलेशन को अपॉन टोटल पॉपुलेशन से करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज मिलेगा। अर्बन पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, पॉपुलेशन क्यों देख रहे सर पॉपुलेशन चैप्टर तो 6 था, आप इसमें क्यों पॉपुलेशन, क्योंकि सेटलमेंट पॉपुलेशन से होता है, इसलिए मैंने स्टार्ट में भी बताया। राइट, सो अर्बन पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज मिलेगा कि वो कितना परसेंट। सो पॉपुलेशन परसेंटेज में है, 1961 में 18% अर्बन पॉपुलेशन था इंडिया में। 1971 में 18.2% हुआ अर्बन पॉपुलेशन, यानी 0.2 की बढ़त हुई, 0.2 परसेंटेज बढ़ा। 18% था, 18.2 हो गया 10 साल में। 1981 में 23.3%, यानी अच्छा खासा चेंज आया पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 5% का चेंज आया, ठीक है, 1971 से 1981 में। 1991 में 25.7 यानी 2% बढ़ा। 2001 में 27.8 यानी अप्रॉक्स 2% बढ़ा अप्रॉक्स। और 2011 में 31.2 यानी ये भी अराउंड 4-5% राइज हुआ। ऑलराइट, तो ये परसेंटेज पॉपुलेशन का इंडिया में है 10-10 साल के हिसाब से, ठीक है, 1961, 1971 जैसे सेंसस काउंटिंग होती है वो हिसाब से। सो इस पे कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। ये इंडिया का अर्बनाइजेशन का ग्राफ है परसेंटेज में। रीड द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ फिगर 7.5 बिलो एंड आंसर द ग्राफ देखना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर्स रिप्लाई करना है, देना है। व्हाट वाज द परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961? 1961 में कितना अर्बनाइजेशन था? तो 18%। सो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया 18.0%। 1961 में कितना था? 18% यानी 18.0 18% होता है। इन विच डीके मतलब 10 साल, कौन से 10 साल में वॉज अर्बनाइजेशन दी हाईएस्ट? अर्बनाइजेशन हाईएस्ट था। कौन से 10 साल में अर्बनाइजेशन बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। तो देखो अभी हाईएस्ट 2011 का यहाँ दिया 31.2, तो वो कौन से कभी हाईएस्ट है वो नहीं पूछा है, कौन से साल में चेंज आया, बढ़ा, हाईएस्ट हुआ।
तो 18.2 से 23.3 ये सबसे बड़ा चेंज है, ठीक है। बाकी सब आप ग्राफ में देख सकते हो ऑलमोस्ट फ्लैट है, सिर्फ ये एक बड़ा कर्व, ये एक बड़ा स्लोप है और ये एक बड़ा स्लोप है। अब ये माइनस करके हम देखेंगे तो अप्रोक्स 5.1% आ रहा है, 5.1, और ये माइनस करके देखेंगे तो अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। दैट मीन्स ये 10 साल में 1971 से 1981 में ये डीके में, ये 10 साल का एक डीके होता है, एक डीके मतलब 10 ईयर्स, तो ये 10 ईयर्स में पॉपुलेशन हाईएस्ट हुआ, अर्बन पॉपुलेशन हाईएस्ट हुआ, ठीक है, मतलब राइज हुआ। सो यहाँ पे आंसर आएगा 1971 टू 1981। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन, इन विच डीके वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट? कौन से डीके में यानी कौन से 10 साल में जो ग्रोथ था सबसे कम था, लोवेस्ट? तो लोवेस्ट देख लेते हैं, जैसे हमने हाईएस्ट वाला देखा, ठीक है, तो लोवेस्ट देखते हैं। तो लोवेस्ट, यही मुझे लोवेस्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 18.2 और 18 यानी 0.2 का सिर्फ डिफरेंस है। तो कौन से डीके में लोवेस्ट है? 1961 से 1971। सो इसका आंसर है 1961 टू 1971 ग्रोथ सबसे लोवेस्ट था। 1961 टू 1971 ग्रोथ सबसे लोवेस्ट था, और 1971 से 1981 ग्रोथ हाईएस्ट था। इधर डीके पूछा है 10 साल, इसके लिए दिस इज द आंसर। ऑलराइट, व्हाट इन्फेरेंस कैन यू ड्रॉ रिगार्डिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन आफ्टर रीडिंग द ग्राफ? अब आपका क्या कंक्लूजन है ग्राफ देखकर? व्हाट इज योर कंक्लूजन? हमारा क्या मतलब, स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप क्या इन्फ्रेंस मतलब आप क्या सोचते हो, आपके ज़हन मतलब व्हाट इज इन योर माइंड ये ग्राफ के हिसाब से। तो ये ग्राफ के हिसाब से मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में, जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत स्लो है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट स्लो है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाव ग्राफ दैट द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इज इंडिया हैज बीन स्लो, ठीक है। ग्राफ देख के समझ में आ रहा है, देखो ये इन्फ्रेंस है जो यहाँ पे लिखा है, ये इन्फ्रेंस जो हमें कंक्लूड करने का आ गया है वो यहाँ पे लिखा है कि ग्राफ से समझ में आ रहा है कि अर्बनाइजेशन इंडिया में स्लो है। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वॉज 31.16, राइट। यहाँ पे 31.2 दिया है तो 2 राउंड किया है, डेसिमल्स में 16% है, विच इज़ क्वाइट लो इन कंपैरिजन। इंडिया का अर्बनाइजेशन 2011 में 31.16 था, विच इज़ क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू द डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम था, एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज बहुत लो था। At the same time, the urban population is increasing. Expansion of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. वैसे तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और इसके लिए एक्सपांड होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए नए टाउन बनाना, नए टाउन जो बने हैं उनका खास रोल रहा है अर्बन पॉपुलेशन को सेटअप करने के लिए, सेटल करने के लिए, और अर्बनाइजेशन इन कंट्री। ग्रोथ है, ठीक है, बट स्लो है, कम है बट है। अर्बनाइजेशन हैज़ बीन मोर इन साउथर्न पार्ट देन इन दी नॉर्थर्न पार्ट इन इंडिया। जो साउथ पार्ट है इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है यानी केरला, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो लो नीचे का हिस्सा है इंडिया में, वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ग्रो हुआ है इंडिया में। गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट विद 62% पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया। गोवा सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड एरिया है साउथ में, और 62% आबादी गोवा की अर्बन एरियाज़ में यानी शहरों में रहती है, नगर में रहती है, ठीक है। देखो शहर, सिटी, नगर तीनों एक ही, सिटी को हिंदी में शहर या नगर भी कहते हैं। दिल्ली इज़ मोर देन 80% अर्बन, और दिल्ली में तो 80% से ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज़ मोर। इसके अलावा तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरला में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, असम ऑफ द स्टेट विथ लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। सो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान में पॉपुलेशन का लेवल, अर्बनाइजेशन का लेवल कम है, अर्बनाइजेशन का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील। तो विल डू दिस इन नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है,
डू यू नो, ये भी कर लेते हैं. डू यू नो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस एंशियंट टाइम. इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, उसका एक बड़ा सा इतिहास है लंबे समय से. सिंस एजेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज लिविंग इन रिवर बेसिन ऑन प्लेटो एंड माउंटेन. क्योंकि हमारे वहाँ ज़्यादातर आबादी सदियों से कहाँ रहती है? नदी किनारे. ठीक है, नदी के किनारे आबादी बसी मिलती है, या प्लेटो एरियाज पे या माउंटेन पे. इंद्रप्रस्था, दिल्ली, दिल्ली का जो पूर्वज नाम है इंद्रप्रस्था. मिथिला, वाराणसी, हरप्पा, मोहनजोदारो, उज्जैन, प्रतिस्थान यानी पैठान वे द अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स. ये पहले के अर्बन सेटलमेंट्स है. दिस शोज दैट इंडिया हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन. इससे पता चलता है कि इंडिया का अर्बनाइजेशन का इंडिया में एक पुराना रिवाज है. इंडिया में अर्बनाइजेशन की एक पुरानी रीति, एक पुराना रिवाज है. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो. डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछो, बट शेयर कर लो. ठीक है, थैंक यू.